हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो जो बच्चे इसमें नए हैं वो लोग जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, विनम्र विनती के साथ है, प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए अगर आप इस वीडियो लेक्चर में आए हैं तो। ठीक है, तो हमने पहले पढ़े थे उसमें आपको समझ आ गया होगा अभी तक सॉइल की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट में हमने सॉइल फेज़ डायग्राम को आगे बढ़ाते हुए पहले हमने 2 फेज़ डायग्राम, 3 फेज़ डायग्राम पढ़ चुके हैं। उसके लिए हमने किस तरह से एक्सप्रेशन निकालनी है वो सब हम देख चुके हैं। रटना नहीं है, आपको सीखना है कि एक्सप्रेशन निकलती कैसे है। ओके, तो आज हम आगे कुछ पैरामीटर्स देखने वाले थे सॉइल से रिलेटेड। तो आज पहला जो पैरामीटर है वो है आपका वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? ई से हम वॉइड रेशियो को डिनोट करते हैं। तो जो वॉइड रेशियो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू हमारा होता है वॉइड रेशियो। ठीक है, ये हमारा होता है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो होता है जो हमेशा ई जो होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। अब वो क्यों होता है ई ग्रेटर देन ज़ीरो वो हम आगे देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी ज़ीरो। कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़ीरो नहीं हो सकता है। देखिए, आप सॉइल को कितना भी दबा दें, कितना भी नीचे कॉम्पैक्ट कर दें, कभी भी उसमें ऐसा नहीं होगा कि सारे वॉइड्स ख़त्म हो गए। कुछ ना कुछ वॉइड्स उसमें हमेशा बचे होंगे। ठीक है, अगर कुछ ना कुछ वॉइड्स उसमें होंगे तो इससे हमें क्या एक्सप्रेशन मिलती है कि ई इज़ ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ई हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा और ज़ीरो नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, आपको रटनी है ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें आपको रटनी है कि फॉर सेंट के लिए, सेंट जो होता है ना, सेंट के लिए आपका वॉइड रेशियो क्या होगा? सेंट के लिए आपका वॉइड रेशियो होगा 0.35 से 0.91 के रेंज है। ठीक है, ये रेंज है वॉइड रेशियो की 0.35 से 0.91। और क्ले के लिए आपकी क्या रेंज है? क्ले के लिए आपकी रेंज कुछ नहीं है, बस ये देखिए कि ई जो होगा क्लेज में वॉइड रेशियो जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, क्यों होगा? इसका रीज़न ये है क्योंकि जो वॉइड्स होते हैं क्ले में वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, हमेशा वॉइड्स कम होते हैं, तो जो वॉइड रेशियो इसका मतलब सॉलिड्स ज़्यादा हैं, और सॉलिड्स ज़्यादा हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वॉइड्स कम है ना, वॉइड्स कम है और ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से ग्रेटर होगा वॉइड रेशियो फॉर क्ले। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं द वॉइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। जो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए वॉइड रेशियो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे? कोर्स ग्रेन सॉइल से। क्यों? क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल जो होता है उसमें वॉइड्स हमारे कम होते हैं। ठीक है, और हाँ, वॉइड्स जो होते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होते हैं, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल में हमारे वॉइड्स जो होते हैं कम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वॉइड रेशियो जो होगा वो फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होगा और कोर्स ग्रेन सॉइल का कम होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंट क्या है वॉइड रेशियो का। वॉइड रेशियो के लिए सिग्निफिकेंट ये है कि ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि सॉइल कितना डेंस है और कितना लूज़ है। ठीक है, सॉइल हमारा कितना डेंस है और कितना लूज़ है ये हमें बताता है वॉइड रेशियो। कौन बताता है? वॉइड रेशियो बताता है। इन अ डेंस सॉइल ड्यू टू लेस वॉइड द मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अगर हमारी सॉइल डेंस है यानी कि उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है? लेस है। ठीक है, लेस है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड लेस है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड उसमें क्या है? ज़्यादा है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा होंगे और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो होंगे वो कम होंगे, तो क्या होगा? डेंस होगी हमारी सॉइल। कैसी होगी? डेंस होगी। ओके, और अगर हमारी जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं ये ज़्यादा हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है वो कम है, इसका मतलब सॉइल हमारी कैसी होगी?
लूज़ होगी, ठीक है। सॉलिड्स हमारी कैसी होगी, लूज़ होगी। तो ये चीज़ है, समझ में आ गई होगी शायद आपको। देखिए जो समझ में नहीं आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ज़रूर समझाएंगे। वैसे जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हाई वॉइड रेशियो सजेस्ट दैट वॉइड्स आर मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स रिजल्टिंग इन लूज स्ट्रक्चर एंड मोर सेटलमेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर हाई वॉइड रेशियो होता है तो वो हमें सजेस्ट करता है कि जो वॉइड्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। इफ़ अ मटेरियल हैज़ वॉइड रेशियो एज ज़ीरो इट इम्प्लाइज इट इज़ सॉलिड। अगर हमारा जो वॉइड रेशियो है वो ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल है वो कैसी है, सॉलिड है, ठीक है। वॉइड ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हमारी सिर्फ सॉइल मतलब सॉलिड्स पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स बचेंगे, वॉइड्स उनके बीच में नहीं बचेगा, सेटल अच्छे से सॉइल हुई होगी, इसका मतलब एक सॉलिड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये आप देखिए, V इज़ इक्वल टू वी एस प्लस वी वी, ठीक है। ये हमारी जो एक्सप्रेशन है ये देखिए आप, V इज इक्वल टू वी एस प्लस वी वी, यानी कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड चाहिए तो आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दोगे सॉलिड्स ऑफ वॉल्यूम। आपको वी दिया होगा क्वेश्चन में, टोटल वॉल्यूम दिया होगा, आपको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना होगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, ये आप करके बताइएगा, अगर आपको आता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और नहीं आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको ऊपर ऊपर समझा देती हूँ कि इसमें दिया क्या क्या है। देखिए, कंसीडर टू सॉइल्स A एंड B विथ टोटल वॉल्यूम 1, ठीक है। दो सॉइल हैं, एक है VA जिसका वॉल्यूम है टोटल 1, और एक है VB जिसका टोटल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर वो कह रहा है वॉइड रेशियो 1 एंड B हैज़ वॉइड रेशियो 0.5। अब वो कह रहा है कि EA कितना है, EA है आपका 1 और EB है आपका EB है आपका 0. ठीक है, EB है आपका 0.5, ओके। और आपको बताना है वॉइड रेशियो मिक्स्ड सेल। अगर आप A और B को मिक्स कर देते हैं तो आपको बताना है EA प्लस EB। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको ये बताना है, ठीक है। एक्सप्रेशन लगेगी आपकी ये वाली, इस एक्सप्रेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ट्राई कीजिए, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे। वाओ, नेक्स्ट पैरामीटर है पोरोसिटी। पोरोसिटी भी आपका वॉइड की तरह होती है, क्योंकि पोरोसिटी का मतलब आपको पता ही है, पोरस है यानी कि वॉइड्स हैं उसमें। लेकिन जो पोरोसिटी होता है उसको हम वॉइड रेशियो की तरह नहीं देखते हैं, पोरोसिटी को हम जो है परसेंटेज में काउंट करते हैं। ये बताता हमें, इसका जो सिग्निफिकेंट है ये वॉइड रेशियो की तरह ही है, ये भी हमें डेंसनेस और लूजनेस के बारे में बताता है सॉइल की। लेकिन बस फ़र्क इतना है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में, कि जो पोरोसिटी है वो हमें जो है परसेंटेज बताती है कि कितना जो है उसमें पोरोसिटी है सॉइल में, ठीक है। तो पोरोसिटी जो होती है वो हम जो है पोरोसिटी को N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पोरोसिटी जो है वो सिर्फ, देखिए जो E था ना, E जो था वो हमारा, हम सॉलिड्स में देख रहे थे, हमारे कितने पार्ट जो हैं सॉलिड्स में, हमारे कितने वॉल्यूम सॉलिड में कितने हमारे वॉइड्स हैं, इसको हम डिनोट कर रहे थे ई से। लेकिन हम यहाँ पे वॉइड्स में देख रहे हैं कि वॉइड्स में कितनी पोरोसिटी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है टोटल वॉल्यूम में से, ठीक है।
टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम वॉइड्स का है, और अगर हमें इसको परसेंट में देखते हैं तो इसलिए हम इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये परसेंट में हमारा निकल के आता है। तो ये इसके लिए जो होती है एक्सप्रेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा। आसान है वैसे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो। टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हम अगर देखते हैं तो उसको पोरोसिटी कहते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है ये देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ई कहते हैं, ठीक है। तो आसान है समझने के लिए, इसी से जो है आपकी एक्सप्रेशन। अब हमने सिग्निफिकेंट यहाँ पे देख ही लिया था कि सिग्निफिकेंट यही है डेंसनेस, और इसका वो बताता है ये हमें लूजनेस। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सॉइल में आपको बताया है कि 30% पोरोसिटी है, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि जो वॉइड्स हैं, ठीक है, किसी भी उसमें सॉइल में जो एंटायर वॉल्यूम है वॉइड्स का वो 30% ऑक्यूपाइड है बाय वॉइड्स, ठीक है। और 30 यानी कि 60% सॉलिड्स है और 30% वॉइड्स हैं उसमें। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो जो रेंज है पोरोसिटी की वो आपकी होती है 0 से 100%, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पता है आपको कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, तो इसका मतलब जो n होगा पोरोसिटी होगी वो भी कभी ज़ीरो नहीं होगी। v इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, हमेशा जो वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर होगा, टोटल वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम किससे क्रिएट होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, इसलिए ये हमेशा ग्रेटर होगा। ओके, अब हम देखेंगे क्योंकि अब टोटल वॉल्यूम है ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, इसीलिए n जो होगा वो हमेशा लेस होगा 100% से, ठीक है। 100% से जो है हमेशा लेस होगा, लेकिन n हमेशा ग्रेटर होगा 0% से, ठीक है। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड N, ठीक है। E और N में रिलेशन जो है वो इस तरीके से कुछ देखते हैं। देखिए आपको पता है N क्या होता है, N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। N होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे, ठीक है। आपने इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, V अपॉन वी हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, ऊपर की जो आपने एक्सप्रेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से टोटल वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। अब 1/n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से क्यों ना हम इसको डिवाइड कर दें, तो करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन चलिए बहुत हौस पौस जा रहा है तो मैं डायरेक्ट यहीं पर समझा देती हूँ आपको। देखिए 1/, हमने इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया इस वाले स्टेप में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टोटल वॉल्यूम आया वो हमने वी प्लस वी लिख दिया, ये वाला पोर्शन भी हमारा हो गया। फिर हमने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा 1 प्लस वी एस अपॉन वी आया, ठीक है। ये वाला स्टेप भी हमारा पूरा हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। फिर हमने क्या करा, 1 प्लस, अब हम इस वी एस को इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड के नीचे ले गए, ठीक है। ये वाली जो एक्सप्रेशन है 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या किया, 1/n इज इक्वल टू 1 प्लस, अब आपको पता है कि हमारी जो E होती है, E हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ E जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। तो हमने इसकी जगह पे हमने E लिख दिया, देखिए हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ओके, ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 1/n इज इक्वल टू ई, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, E प्लस 1/e हो गया, n इज इक्वल टू, अभी इसको हमने फिर से क्या कर दिया,
इन्वर्स कर दिया तो n इज इक्वल टू ई अपॉन ई प्लस वन आ गया, इज इक्वल टू n अपॉन ये वाला जो e है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस तरीके से, तो n अपॉन ई इज इक्वल टू वन अपॉन ई प्लस वन आ गया। अब आपको पता है ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे देखिए वन, आपको पता है कि e जो है वो कभी भी ज़ीरो, e कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो e की जगह पे कुछ ना कुछ आएगी वैल्यू। अगर मान लीजिए वन प्लस आपने यहाँ पे वन लिख दिया तो ये हमेशा वन से छोटा आएगा, आएगा ना, वन अपॉइंट टू करके देखिएगा आपका हमेशा वन से छोटा ही आएगा। ठीक है, 0.5 आ रहा है ये, लेस देन वन। इट मीन्स कि जो n है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो एक्सप्रेशन है यह हमारी आई इस वाले से। ठीक है, तो n अपॉन e इज लेस देन वन, इट मीन्स n इज ऑलवेज लेस देन e। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई और यही जो है इसमें रिलेशन है। n और e में रिलेशन क्या है कि n इज लेस देन e। ठीक है, n और e में क्या रिलेशन है, n इज लेस देन e। ओके, सिग्निफिकेंट पढ़ते हैं हम n का, मैंने पहले ही बता दिया था पोरोसिटी का सिग्निफिकेंट वही है जो e का था कि ये हमें डेंसनेस और लूजनेस बताता है। ये हमें क्या बताता है, डेंसनेस और लूजनेस बताता है। both the parameters e and n reveals the denseness and looseness of the soil, but void ratio is more suitable। अब void ratio जो होता है वो ज़्यादा सुटेबल होता है पोरोसिटी से डेंसनेस और लूजनेस बताने के लिए। क्यों होता है वो, इसलिए होता है, एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देंगे। देखो एक्सप्लेनेशन भी मैंने पूरा दे रखा है आपको यहाँ पे लिख के, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जितने बार चाहें आप उतने बार इस PDF से पढ़ सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको PDF डाउनलोड आप कर लीजिएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। कि सॉइल, आपने कहीं से सॉइल निकाली, ठीक है, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो तो हमेशा सेम रहेंगे ना, वो क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, है ना, कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो हमेशा क्या होगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर भी है प्लस इसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है। ठीक है, तो ये हमेशा चेंज हो, कभी वाटर ज़्यादा हो गया, कभी एयर कम हो गई, कभी एयर ज़्यादा हो गई, वाटर कम हो गया, इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ, तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें n की, पोरोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो n में क्या होता है, एक्सप्रेशन n का ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, है ना, ये होता है। तो अगर इसमें सॉइल, ये वाला एक्सप्रेशन कांस्टेंट भी रहा लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा कांस्टेंट नहीं रह सकता, इससे हमारा जो आंसर है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इससे आंसर वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है तो इससे वेरी नहीं करेगा। और इसमें हमारे दोनों ही जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये दोनों ही जो है वेरी करेंगे, तो इसलिए हमारी ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो इट मीन्स कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट या ज़्यादा हमारे लिए जो सूटेबल आंसर देगा वो देगा ई, तो वॉइड रेशियो हमारा ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा, ये PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट को किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। एक्सप्रेशन इसके लिए होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था जब फेज डायग्राम हमने पढ़ा था, तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि जो वेट ऑफ एयर होता है वो हमने क्या माना था, नेग्लेजिबल माना था। क्या माना था, नेग्लेजिबल माना था। तो टोटल जो वेट था वो हमारा वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड्स होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसको भी हम जो है परसेंटेज में ही डिनोट करते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये हो गई वाटर कंटेंट की,
और एक एक्सप्रेशन हमारी हो गई ये वाटर कंटेंट की, ठीक है। तो ये जो है हमारी एक्सप्रेशन है W/W/S, और एक हो गई मास के लिए MW/MS, यानी कि अगर मास दिया है वाटर का और मास दिया है सॉलिड का, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में जिस हिसाब से आपको दी होंगी वैल्यूज़, उस हिसाब से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको भी हम जो है परसेंट में करते हैं। ओके, रेंज जो होती है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर की, ठीक है, वो हम देखेंगे। जो वाटर कंटेंट होता है वो ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। जो वाटर कंटेंट है इट शुड बी ज़ीरो, ओके, और इट शुड बी 100 और ग्रेटर 100, ठीक है। ये 100 भी हो सकता है वाटर कंटेंट, और 100 जो वाटर कंटेंट है ये स्मॉल w है, ठीक है। इसको हम स्मॉल w से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल w से, ओके। फॉर अ ड्राई सॉइल, अब देखिए अगर आपकी जो सॉइल है वो ड्राई है तो उसमें जो वेट ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। और अगर वेट ऑफ वाटर आपका यहाँ पर से ज़ीरो आ गया है तो वाटर कंटेंट आपका क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका वेट ऑफ वाटर 100%, यानी कि आपने इतना पानी, अगर आप आटा गूंथते हैं, अगर आप नॉर्मल कंटेंट वाटर मिलाते हैं तो आपका आटा अच्छे से गूंथता है, लेकिन आप हाई वाटर कंटेंट, उसमें ज़्यादा ही पानी, मतलब जितना आटा है उससे ज़्यादा अगर आप पानी डाल देते हैं तो एक बहुत कीचड़ सा तरी सी बन जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो एक्सीड कर जाता है 100% से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रेंज होगी तो वो आपकी 100% से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। फॉर और बेंटोनॉइड के लिए देखिए जो वाटर कंटेंट होता है वो 500% होता है। ये चीज़ आपसे अगर प्रैक्टिकल वाइवा में सर कोई आपसे पूछता है, मैम सर, तो आप बता सकते हैं कि जो बेंटोनाइट होता है उसके लिए जो वाटर कंटेंट होता है वो 500% होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉइल टाइप की। तो अकॉर्डिंग टू जो सॉइल टाइप होता है उसमें हमारा वाटर कंटेंट क्या होगा ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सॉइल टाइप की अगर हम बात करें तो सैंड के लिए जो वाटर कंटेंट होता है 5% होता है, ठीक है, कम उसमें वाटर कंटेंट होता है, पता है। क्ले के लिए आपको पता है ज़्यादा वाटर कंटेंट चाहिए होता है क्ले बनाने के लिए, तो 15 से 20% यहाँ पे रहता है वाटर कंटेंट। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए आपको पता है कि बहुत मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ऑर्गेनिक सॉइल इज़ नॉट गुड, तो यहाँ पे वाटर कंटेंट जो है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल दे आर हाईली कंप्रेसिबल रिजल्टिंग इन एक्सेसिव सेटलमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव हो जाती हैं हाई वाटर कंटेंट की वजह से, जिसके लिए ज़्यादा ही सेटलमेंट इसमें होता है, और ये जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए गुड नहीं होती हैं। सिग्निफिकेंट देखते हैं हम वाटर कंटेंट का। वाटर कंटेंट रिवील्स द स्टेट ऑफ द सॉइल दैट, ठीक है, जो वाटर कंटेंट होता है वो हमें सॉइल की स्टेट बताता है कि सॉइल हमारी किस तरह की है, सॉलिड है या लिक्विड है, किस तरह का बिहेवियर हमारी सॉइल शो कर रही है। ये कौन बताता है? वाटर कंटेंट बताता है। कौन बताता है? वाटर कंटेंट बताता है। अगर देखो, अगर वाटर कम है तो सॉलिड होगा, ठीक है, और अगर वाटर ज़्यादा है तो लिक्विडिटी होगी उसमें, ठीक है। अगर आप मान लो कीचड़ से जाते हो तो आपका पैर फिसलने के चांसेस रहते हैं ना, तो इसका मतलब ज़्यादा अगर उसमें वाटर कंटेंट हाई है तो आप वहाँ पे shear रेजिस्टेंस लो होगी, ठीक है। और अगर वाटर कंटेंट जो है कम है तो वहाँ पे shear रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये हमें इसके लिए क्या हमारी सिग्निफिकेंट है वाटर कंटेंट के लिए, shear रेजिस्टेंस हमारी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो चलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। तो आज हमने जो भी पढ़ा है आप देख लीजिएगा। बहुत बेसिक जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेसिक है और बहुत ही आपको समझ में आ जाएगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत टेक्निकल टर्म में मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि टेक्निकल टर्म में पढ़ाने से एकदम से आपको गेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो ओके, कल हम नेक्स्ट पैरामीटर्स देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है।